बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया। इसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है जी? सबसे पहले मैंने आपको डेवलपमेंट बताया जी। डेवलपमेंट के लफ्जी मायने होते हैं बनना, और इससे मुराद क्या होती है जी कि हमारे पास जो जाइगोट होता है उसके अंदर प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं, जिससे जाइगोट एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को आप कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में जाइगोट जो है वो एक बिल्कुल नई चीज में कन्वर्ट हो गया। जाइगोट एक यूनिसेलुलर होता है, जबकि ऑर्गेनिज्म एक मल्टी सेलुलर है। तो जाइगोट एक मुकम्मल प्रोग्रेसिव चेंजेस के साथ एक नई चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप कहते हैं डेवलपमेंट। जबकि ग्रोथ क्या होती है जी कि फिर ये जो ऑर्गेनिज्म बना है, ये तो हो गया जी डेवलपमेंट। और फिर ये जो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट के नतीजे में बनता है, फिर इसके अंदर फर्दर कुछ परमानेंट इनरिवर्सिबल चेंजेस आती हैं। किस में से किस सिस्टम की चेंजेस आती है जी? उसके साइज वगैरह में इजाफा होता है और वो एक बड़ी शक्ल का ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा, बस उसका साइज में इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप कह रहे होते हैं ग्रोथ। फिर हमने बात करी प्लांट्स के अंदर ग्रोथ की। मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो एक खास किस्म के टिश्यूज होते हैं प्लांट में, जिनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये क्या है जी? ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है, लिहाजा यही वो सेल्स है जो प्लांट के अंदर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से होती है, और जिन रीजन्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट के, उन रीजन्स को हम कह रहे होते हैं मेरिस्टेम्स। तीन किस्म के मेरिस्टेम्स होते हैं जी प्लांट में। एक कहलाता है एपिकल, एक कहलाता है लेटरल, और एक कहलाता है इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम्स आपको रूट और स्टेम की टिप्स पर मिलेगा, और ये प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ कराएगा जी। किसकी? स्टेम और रूट की। लेटरल आपको रूट और स्टेम के साइड में मिलता है जी, लेटरल मेरिस्टेम्स। और ये प्लांट की स्टेम और रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। जबकि इंटरक्लेरी जो है वो आपको नोड्स में मिलते हैं जी, ये वाली मेरिस्टेम्स, और ये आपकी नोड की ग्रोथ कराता है, ब्रांचेस वगैरह बनवाता है। ये तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब हमने बात करनी है जी फेसिस ऑफ ग्रोथ, यानी कि प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है वो कितने हिस्सों में होती है जी? 3 हिस्सों में होती है। पहली स्टेज कहलाती है, पहला फेज कहलाता है फॉर्मेटिव फेज। फिर उसके फौरन बाद या उसके फौरन नीचे कह सकते हैं आप, दूसरी स्टेज चल रही होती है जी, जिसको आप कहते हैं एलोंगेशन फेज। और फिर एलोंगेशन के फौरन बाद या उसके नीचे कह लें आप, तीसरी स्टेज चल रही होती है जिसको आप कहते हैं मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज को आप सेल डिफरेंशिएशन फेज भी कहते हैं। ये बिल्कुल तरतीब से चल रही होती है। यानी कि सबसे पहले आपको मैं डायग्राम से बताऊं तो सबसे पहले सपोज कर लीजिए प्लांट के रीजन के अंदर ये वाली फेज चल रही होगी जी, फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव फेज से इसके पास यहाँ नए टिश्यूज बनेंगे जी, ये नए टिश्यूज बनेंगे। अब जब नए टिश्यूज बन जाएंगे तो अब नए टिश्यूज में फॉर्मेटिव फेज होने लग जाएगी, और ये जो फॉर्मेटिव फेज जिस फेज में हो रही थी, अब ये दूसरी स्टेज में चला जाएगा जिसको आप कहते हैं एलोंगेशन फेज। अब ये पहला वाला चूंकि फॉर्मेटिव फेज कर रहा है तो इसने कुछ नए टिश्यूज बनाएंगे, वो यहाँ आ जाएंगे, और अब इनमें फॉर्मेटिव फेज शुरू हो जाएगी, इसमें जो है वो एलोंगेशन फेज शुरू हो जाएगी, और इसके अंदर जो है वो तीसरी स्टेज मैचुरेशन फेज शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? मिसाल के गेम्स होते हैं जी, हमारे पास एक बंदा है जी, एक लेवल 1 खेल रहा है, फिर जब वो पास कर लेता है तो वो लेवल 2 में चले जाता है, और नया प्लेयर जो है वो लेवल 1 खेलने लग जाएगा। इस तरह का कुछ मामला होगा जी। तो जरा देखते हैं इन तीनों फेसेस में क्या होता है जी। सबसे पहले इसको हम अपनी आसानी के लिए स्टेम पर कंसीडर कर लेते हैं। स्टेम में जो एपिकल मेरिस्टेम है उस पर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब सपोज करें जी ये हमारे पास एक स्टेम है, ये स्टेम है, और इस वक्त इसके ये जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ यहाँ हमारे पास कौन सा है जी? ये एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। यहाँ पर जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब यहाँ पर पहली फेज चल रही होगी जी, पहली फेज का नाम है फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव फेज चल रही होगी। फॉर्मेटिव फेज में जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो नए सेल्स बनाते हैं। ये याद रखिएगा, फॉर्मेटिव फेज में क्या हो रहा होता है जी? मैं लिख देता हूँ, फॉर्मेटिव फेज में हो रहा होता है जी न्यू सेल्स फॉर्मेशन। न्यू सेल्स फॉर्मेशन, नए सेल्स बन रहे होते हैं जी फॉर्मेटिव फेज के अंदर। ठीक है जी। और ये जो नए सेल्स बनते हैं जी, ये जाहिर बात है ये ऊपर की तरफ लगते जाएंगे। ठीक है जी। तो अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है जी एपिकल मेरिस्टेम, और ये रहे जी इसके पास एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जी। अब यहाँ पे इसने जब फॉर्मेटिव फेज किया, नए सेल्स बनाए। अब वो जो नए सेल्स बनाए हैं वो ऊपर की तरफ लगेंगे जी, ये लग गए जी आपके पास ऊपर की तरफ नए सेल्स। ठीक है जी। यहाँ पर पहली स्टेज या पहली फेज जो है वो आपकी
खत्म हो जाएगी। तो पहली फेज क्या होती है, इसको आप कहते हैं फॉर्मेटिव फेज। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो अपना काम करते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। जो नए सेल्स बनेंगे वो ऊपर की तरफ लगेंगे, और जो इन्होंने ये फॉर्मेटिव फेज किया है अब वो थोड़ा नीचे आ गए। अब ये आ गए जी, अब इनको हम कहेंगे ये ओल्ड सेल्स हो गए, और ये हम कहेंगे इनको हम एक न्यू सेल्स हो गए जी। पहला स्टेज खत्म हो गया। ठीक है जी। तो हमारे पास जो चले, इसको हम अपनी आसानी के लिए नाम हम यहाँ से हटा देते हैं, ये नाम हम हटा देते हैं। ठीक है जी, और इसको हम ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास ये थे सेल्स, ए सेल्स। ए सेल्स ने हमारे पास क्या किया जी, फॉर्मेटिव फेज किया, और फॉर्मेटिव फेज से इसने क्या करे, नए सेल्स बनाए। अब नए सेल्स जो है वो जाहिर बात है ऊपर की तरफ लगते हैं, तो ये वो नए सेल्स लग गए जी ऊपर की तरफ। इनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है बी सेल्स। और जो ए सेल्स थे जिन्होंने फॉर्मेटिव फेज किया है वो अब थोड़ा नीचे दब जाएंगे, और वो ये आ गए जी ए सेल्स। ठीक है जी, ए बी करके चलते हैं। तो ये पहली फेज हो गई। इस फेज को आप कह रहे हो तो फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव फेज के नतीजे में आपके पास जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उन्होंने नए सेल्स बनाए, नए सेल्स ऊपर लगते हैं। अब नए सेल्स को हम कह रहे हैं बी सेल्स, और जिन्होंने फॉर्मेटिव फेज किया था वो अब हो गए ए सेल्स, नीचे दब गए। अब दूसरी फेज शुरू हो जाएगी जी इन ए सेल्स के अंदर। ए सेल्स को ही लेके चलिएगा, ठीक है। अब ए सेल्स ने फॉर्मेटिव फेज शुरू कर दिया जी, अब ए सेल्स करेंगे दूसरा फेज शुरू, जिनको आप कहते हो एलोंगेशन फेज। एलोंगेशन फेज कहते हैं। अब ये वाले जो सेल्स हैं ये एलोंगेशन फेज शुरू करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये बी सेल्स हैं, ये तो अभी अभी आए हैं, लिहाजा ये पहला फेज करेंगे। तो अब ये वाला जो है, ये वाले ए सेल्स ये एलोंगेशन फेज करेंगे, और ये जो बी सेल्स हैं ये हमें पता है जी ये तो अभी अभी पैदा हुए, तो ये अपना पहला फेज करेंगे जिसको आप कहते हो फॉर्मेटिव फेज। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, ये वाला करेंगे अपना फॉर्मेटिव फेज। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। अब एलोंगेशन फेज में क्या होता है, एलोंगेशन फेज के अंदर नए सेल्स अब नहीं बनेंगे। जिन सेल्स ने बस डिवीजन कर ली और उसके बाद उनके अंदर डिवीजन खत्म हो जाती है, अब ये सेल डिवीजन नहीं कर सकते। इनकी समझ लें आप, सेल डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब ये क्या करते हैं जी, ये ऑस्मोसिस के जरिए पानी को अंदर लाते हैं अपने अंदर। एक बड़ा वैक्यूल बनाएंगे अपने अंदर, एक लार्ज वैक्यूल क्रिएट करते हैं, और उस वैक्यूल के अंदर ऑस्मोसिस के जरिए पानी स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है जी, ये हमारे पास सेल था पहले, ये उसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले ये जो है एलोंगेशन फेज में अपने अंदर एक बड़ा वैक्यूल डिवेलप कर लेते हैं जी, ये एक बड़ा वैक्यूल डिवेलप कर लिया। फिर ऑस्मोसिस के जरिए ये उसके अंदर पानी भरना शुरू कर देते हैं, और आपने कई बार पढ़ा है कि जब सेल्स के अंदर वैक्यूल में पानी भरता है तो वो फूल जाता है, और उस सेल को हम कहते हैं टर्जिट सेल। तो थोड़ा बड़ा साइज में हो जाता है, सख्त हो जाता है, और अब ये टर्जिट सेल्स बन जाते हैं। ये होता है जी एलोंगेशन फेज के अंदर काम, क्या कि सेल्स ऑस्मोसिस के जरिए अपने आप को टर्जिट कर देंगे, और टर्जिट सेल्स जो है वो सख्त भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये दूसरा फेज हो गया जी आपके पास एलोंगेशन फेज। अब दो फेज हो गए जी, अब तीसरे फेज पर आएंगे, मैच्योरेशन फेज। अच्छा जी, अब ये जो फॉर्मेटिव, ये जो बी वाले हैं इन्होंने किया फॉर्मेटिव फेज, तो अब नए सेल्स बनेंगे और ऊपर लग जाएंगे, तो अब तीन लेयर्स बन जाएंगे हमारे पास। बी वाले सेल्स ने जो नए सेल्स बनाए हैं वो ये आ गए जी, इनको अब आप कहेंगे सी सेल्स। अब बी वाले जो है वो नीचे चले गए जी, ये बी वाले सेल्स आ गए, चूंकि इन्होंने फॉर्मेटिव फेस कर लिया, अब ये दूसरा फेस करेंगे। और ए वाले बिल्कुल तीसरी कैटेगरी में चले गए यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ए वालों ने फॉर्मेटिव फेस किया, बी बन गए। अब बी वालों ने फॉर्मेटिव फेस किया, सी बन गए, और ये एक एक नीचे आ गए। अब इसमें थर्ड फेज चलेगी जी, मैच्योरेशन। इसमें सेकंड फेज चलेगी कौन सी, एलोंगेशन। और ये अब फर्स्ट फेज करेंगे जी, कौन सी, फॉर्मेटिव फेज। ठीक है, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। अब ये सी वाले जब नए सेल्स बनाएंगे तो अब सी वाले नीचे हो जाएंगे, ये सेकंड फेज करेंगे, और जो नए सेल्स बने वो फर्स्ट फेज करेंगे। इस तरह ये तरतीब चलती रहेगी। अब ये ए वालों को ही लेके चल रहे हैं हम। इधर इन्होंने किया है जी फर्स्ट फेज किया इन्होंने, ए वालों ने, फिर जब वो नीचे आ गए इन्होंने किया एलोंगेशन यानी सेकंड फेज, और अब ये टर्जिट हो गए। और अब ये थर्ड फेज करेंगे जी, थर्ड फेज को हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज के अंदर अब ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पैरन कायमा, वो जो आपके पास पैरन कायमा कॉलन कायमा वाले सेल्स होते हैं ना, ये अब उनके अंदर अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ इस फेज में सेल डिफ्रेंसिएशन होती है जी, ये जो आपके सेल्स होंगे ये अपने आप को डिफरेंट कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन।
तो सपोज कर ले तीन हमारे पास जो है वो एलोंगेशन वाले टर्जिट सेल्स हैं, एक ये और एक ये। इन तीनों ने एलोंगेशन फेस किया जी और ये तीनों टर्जिट हालत में हो गए। अब ये अपने सेल वॉल के अंदर डिपोजिशन करेंगे, चीजों को स्टोर करेंगे। ये क्या करेंगे तीनों, ये तीनों करेंगे जी सेल वॉल के अंदर डिपोजिशन, सेल वॉल डिपोजिशन, मटेरियल्स को अपने सेल वॉल में स्टोर करके ना अपने सेल वॉल को थोड़ा सख्त बनाएंगे। अब कौन सी चीज की डिपोजिशन होती है, कहाँ होती है, उस हिसाब से ये तीन अलग अलग किस्म के सेल्स बन जाएंगे। कैसे जी, मिसाल देता हूँ मैं आपको, बताता हूँ बल्कि मिसाल क्या। सबसे पहले एक सेल क्या करेगा जी, कोई एक सेल आप ले लेते हैं हम, हाँ यहाँ एक सेल क्या करेगा, सेल्यूलोज को यूनिफॉर्मली डिपॉजिट करेगा, सेल्यूलोज को डिपॉजिट करेगा वॉल के अंदर, और कैसे, यूनिफॉर्म, बराबर, हर तरफ एक जैसा। और वो सेल कन्वर्ट हो जाएगा फिर किसमें, पैरेन्काइमा में, क्योंकि पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज स्टोर हुई भी होती है यूनिफॉर्मली, हर तरफ बराबर सेल्यूलोज स्टोर हुई भी होती है, तो एक सेल बन जाएगा आपका पैरेन्काइमा। इसी तरह कुछ सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, सेल वॉल तो डिपॉजिट करेंगे, सॉरी सेल्यूलोज तो डिपॉजिट करेंगे सेल वॉल में, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, किनारों पर यानी एजिस की तरफ जरा ज्यादा स्टोर हो जाएगी, बीच की तरफ जरा कम होगी, नॉन यूनिफॉर्म सेल्यूलोज डिपोजिशन होगी, और वो सेल्स फिर कहलाएंगे कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा सेल्स बन जाएंगे। और कुछ सेल्स जो है वो डेड हो जाएंगे, डेड होने के बाद कुछ सेल्स जो है ना इनमें से वो डेड हो जाएंगे, तो सेल्स उनके वॉल के अंदर फिर सेल्यूलोज के साथ साथ लिग्निन स्टोर होगा, सेल्यूलोज के साथ साथ लिग्निन स्टोर हो जाएगा। और डेड सेल्स जिनकी वॉल में लिग्निन होता है उनको हम थर्ड कैटेगरी कहते हैं जी, उसका नाम है स्केलेरन कायमा, और यूं स्केलेरन कायमा बन जाएगा। तब आपके तीन किस्म के सेल्स बन जाएंगे। जो हमारे पास जाइलम फ्लोएम वाले सेल्स होंगे उनके अंदर ये तीसरा वाला प्रोसेस होगा, ये वाला। और जो हमारे पास कॉर्टेक्स वगैरह के, जहाँ पर कॉर्टेक्स वगैरह के सेल्स होंगे तो वहां पर ये वाली डिपोजिशन होगी, वो पैरेन्काइमा बन जाएंगे। इस तरह ये सेल डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो ये तीन फेजेस के अंदर हमारे पास ग्रोथ होता है जी। पहला फेज कहलाता है फॉर्मेटिव फेज, इसमें नए सेल्स बनते हैं, और फिर जो नए सेल्स बनते हैं वो फॉर्मेटिव करेंगे, और जो पुराने सेल्स थे अब वो दूसरी फेज में चले जाएंगे, उसको आप कहते हो एलोंगेशन फेज। उसमें वो क्या करेंगे, ऑस्मोसिस के जरिए अपने लार्ज वैक्यूल में वाटर स्टोर करके टर्जिट बन जाएंगे। जब ये अपना सेकंड फेज कर लेंगे तो फिर अब इनको थर्ड फेज करना होता है, मैचुरेशन फेज, जिसके अंदर ये सेल वॉल में डिपोजिशन करके अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास था फेसिस ऑफ ग्रोथ। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जी, ग्रोथ कोरिलेशन। तो फिर यहाँ पर हमारे पास प्लांट का जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाएगा, एनिमल का ग्रोथ शुरू होगा, ग्रोथ कोरिलेशन। थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है जी, इसको भी देख लेते हैं। ग्रोथ कोरिलेशन क्या होती है जी, कोरिलेशन रिलेशनशिप से निकला है। हमारे पास कुछ पौधों में, हमारे पास पौधों में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अगर एक पार्ट है और उसकी ग्रोथ दूसरे से रिलेटेड है, उसको आप कहते हैं ग्रोथ कोरिलेशन। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो किस्म की बर्ड्स होती हैं, एक कहलाती है ये एपिकल बर्ड, और एक कहलाती है, इसको आप कह लो लेटरल बर्ड। दो किस्म की बर्ड्स होती है, ये कहलाएगी एपिकल बर्ड और ये कहलाएगी लेटरल बर्ड। अब होगा क्या, आपके पास ये एपिकल बर्ड जो है ये ग्रोथ कर जाएगी कि ये फ्लावर बन जाएगा, ये जगह बन गया फ्लावर, इसकी तो ग्रोथ हो गई। लेटरल बर्ड ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि लेटरल बर्ड की ग्रोथ जो है कोरिलेटेड है जी इससे। एपिकल बर्ड की जब तक ग्रोथ होगी लेटरल बर्ड ग्रोथ नहीं होगी। जब एपिकल बर्ड जो है वो खत्म हो जाएगी, इसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, तब ये लेटरल बर्ड ग्रोथ होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जी कि लेटरल बर्ड की जो ग्रोथ है वो एपिकल से जुड़ी हुई है। अब अगर आप ये एपिकल बर्ड काट देते हो, या आपने देखें एपिकल बर्ड काट दी, अब लेटरल बर्ड ग्रोथ करेगी। तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ कोरिलेशन, कि अगर एक पार्ट की ग्रोथ दूसरे पार्ट से एसोसिएट हो, जुड़ी हुई हो, इसको आप कह रहे होते हैं ग्रोथ कोरिलेशन। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था और ग्रोथ कोरिलेशन का। यहाँ पर हमारे पास प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं एनिमल्स की ग्रोथ के अंदर। पहले एनिमल्स की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, डेवलपमेंट इन एनिमल, और उसके बाद फिर हम ग्रोथ पढ़ेंगे, डेवलपमेंट इन एनिमल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब पहले एनिमल्स की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट के मायने मैंने आपको पिछली क्लास में भी, आज की क्लास में भी सब समझा दिया था कि अगर हमारे पास सपोज करें जी ये एक जाइगोड है,
2n जाइगोट है ये, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं, इसके अंदर कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस आएंगी। प्रोग्रेसिव का मतलब होगा तरतीबवार, मरलेवार, एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ठीक है, तरीके तरतीबवार कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस आएंगी जी, जिससे क्या होगा, ये जाइगोट एक पूरे ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा, एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कन्वर्जन को जो जाइगोट से ऑर्गेनिज्म तक की हो रही है, इसको हम कह रहे होते हैं डेवलपमेंट। और फिर इस ऑर्गेनिज्म में अब जो फर्दर चेंजेस आएंगी, जिससे उसके साइज में इजाफा होगा, उसकी उसकी जो है चौड़ाई में इजाफा होगा, उसको फिर हम कह रहे होते हैं ग्रोथ। तो दैट प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट अकर्स इन जाइगोट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो पहले इसकी बात करते हैं, बाद में फिर हम ग्रोथ की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सिलेबस में जो डेवलपमेंट है वो है जी किसकी, चिक की, मुर्गी के बच्चे की, चूजे की यानी कि, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पे किसको लेंगे, चिक को लेंगे जी। एग्जाम्पल हमारे पास होगी चिक, चिक की पढ़ेंगे जी, ह्यूमन की हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी अभी आपके लिए। आपने प्रीवियस क्लास में, किसी प्रीवियस क्लास में डेवलपमेंट इतना खुलकर नहीं पढ़ा। तो अगर आप ह्यूमन की पढ़ोगे तो ह्यूमन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो उसकी तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, इसलिए हम चिक की एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सिलेबस में आपके वही है। अच्छा, अब चिक में क्या होता है जी, चूंकि याद रखिएगा चिक इज नॉट एन मैमल, ये मैमल नहीं है, ये एक एविस होता है, ठीक है जी। मैमल और एविस में बहुत सारा फर्क है, उसमें से एक फर्क ये है कि मैमल जो है उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट अंदर ही रहता है, जाइगोट पूरा एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होके फिर वो पैदा होता है। जबकि एविस के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होती है, लेकिन अंडा बनता है और फिर वो अंडा बाहर आ जाता है और फिर बाहर आकर डेवलप करता है, ठीक है। तो ये जरा फर्क होगा। हमारे पास चिक की डेवलपमेंट किस तरह होगी, सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, मेल गैमेट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा और अंदर जाकर फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देगा। अब ये जाइगोट जो है ये अंदर ही थोड़ा सा डिवेलप होके एक अंडे की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट डिवेलप होके अंडे की शक्ल में कन्वर्ट होगा, फिर वो अंडा बाहर आ जाएगा जी, ले कर देंगे ये एग, अंडा बाहर आ जाता है जी, और फिर अंडा बाहर आकर डिवेलप होता है और फिर उसके बाद ये एक चिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह का कुछ मामला है, ह्यूमन से काफी डिफरेंट है। ह्यूमन के अंदर ये जाइगोट जो है पूरा अंदर डेवलप होकर डायरेक्ट ये सारा काम जो है वो इंटरनल होता है। यहाँ पर क्या हुआ जी, जाइगोट कन्वर्ट होकर पहले अंडा बना है और अंडा बाहर आ गया, बाहर आकर उसकी फर्दर डेवलपमेंट की है। यानी देखा जाए तो उसूलन डेवलपमेंट जाइगोट से लेके चिक तक की होती है, ये है जी डेवलपमेंट, जाइगोट का पूरा एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना, इसी को तो हम कहते हैं ना डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। तो एविस या ये जो मुर्गी वगैरह होती है, इनके अंदर डेवलपमेंट दो हिस्सों में हो रही है। एक डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रही है जी, ये वाली डेवलपमेंट जो है वो बॉडी के अंदर है, जाइगोट से अंडे तक की, और फिर अंडे से जो मुर्गी तक की डेवलपमेंट है ये बॉडी के बाहर हो रही है। तो ये इंटरनल डेवलपमेंट है, बॉडी के अंदर हुई है, और ये जो है वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, बॉडी के बाहर हुई है, ठीक है जी। तो ये इंटरनल डेवलपमेंट एक्सटर्नल दोनों ही हमने देखनी होगी। बहरहाल इंटरनल डेवलपमेंट में याद रखिएगा, साइगोट से लेकर ब्लास्ट्यूला तक की इंटरनल डेवलपमेंट है, और ब्लास्ट्यूला से लेकर के पूरे चिक तक की डेवलपमेंट एक्सटर्नल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब जरा स्टार्ट ही करते हैं, सबसे पहले हम यहीं से देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है चिक के अंदर। तो हमारे पास जो मुर्गी होती है इनके अंदर एक सिंगल ओवरी होती है बस, उसके बाद ये इनकी वही फेलोपियन ट्यूब होती है, फिर ये ओविडक्ट आ गया जी पूरा, ये फेलोपियन ट्यूब है या वही ओविडक्ट जिसको आप कहते हो फनल के साथ। तो कोई यूट्रस नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर जो है वो कोई इंटरनल डेवलपमेंट तो नहीं है जाइगोट की, लिहाजा इनमें यूट्रस नहीं होता, बस ये वेजाइना के जरिए बाहर आ जाती है। ये इनका एक सिंपल साइज सिंगल जो है वो इनके पास ओवरी होती है, दो ओवरी नहीं है, ना ही इनके पास दो ओविडक्ट हैं। एक क्यों है, क्योंकि बर्ड्स को जो है वो अपना बॉडी वेट रिड्यूस करना होता है ताकि वो फ्लाइट कर सकें, उड़ सकें, लिहाजा इन्होंने अपनी बॉडी वेट रिड्यूस करने के लिए दो के बजाय एक ओवरी और दो के बजाय एक ओविडक्ट रखा हुआ है। और यूट्रस क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो जाइगोट है वो बस सिर्फ अंडे तक डेवलप हो रहा है, पूरा चिक नहीं बन रहा, और अंडे तक की डेवलपमेंट इसी ओविडक्ट में हो जाती है। तो ये जो इंटरनल डेवलपमेंट हो रही है ये ओविडक्ट में ही हो रही है, ठीक है जी। तो दैट इज वाई इनको यूट्रस की जरूरत ही नहीं है, अंडा बाहर आ जाता है, बाहर आकर के उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है, इसलिए यूट्रस इनके पास नहीं है। अब होता क्या है जी, यहाँ ओवरी से एक सेकेंडरी oocyte निकलता है और वो जो है ये ओविडक्ट में सक हो जाता है। ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है,
मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ रिप्रोडक्शन के चैप्टर में कि हमारे पास जो ओवरी रिलीज करती है वो फीमेल गैमेट नहीं होता, बल्कि उससे एक स्टेज पहले यानी सेकेंडरी यूसाइट होता है। फिर सेकेंडरी यूसाइट ने एक और डिवीजन करनी होती है जिससे एक पोलर बॉडी बनती है और एक फीमेल गैमेट बनता है, लेकिन वो यहाँ ओवरी में नहीं होती, वो ओविडक्ट में होती है। तो ये एक सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी, जिसको जो है वो ओविडक्ट सक कर लेती है और अब ये ओविडक्ट में आके रुक जाता है। अब यहाँ से जो है वो मेल गैमेट एंटर होता है। मेल गैमेट एंटर होगा, जैसे वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा जी ये है जी आपका मेल गैमेट। तो अब जैसे इस फर्टिलाइजेशन करीब आती है, अब इसका तरीकाकार क्या होता है इसको हम ऐसे देख लेते हैं। ये हमारे पास है फीमेल गैमेट, ये उसका न्यूक्लियस, ये क्या है हमारे पास फीमेल गैमेट, और ये है जी हमारे पास मेल गैमेट जी, ये मेल गैमेट है, ये उसका हल्का सा साइटोप्लाज्म लगा लें आप, ये हमारे पास है मेल गैमेट। तो सबसे पहले ये दोनों ऐसे मिल जाएंगी, दोनों के मेम्ब्रेन जो है वो एक दूसरे को टच कर लेते हैं। ये मेल फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है। अब सिर्फ मेल का जो गैमेट है, वो मेल का जो न्यूक्लियस है वो अंदर आ जाता है। ये ऐसे फीमेल का पूरा सेकेंड यूसाइड है, ये एक सेकेंड यूसाइड का न्यूक्लियस है, ये मेल न्यूक्लियस है, ये अब तक सेकेंड यूसाइड है। ठीक है जी, ये अब तक सेकेंड यूसाइड है। अब यहाँ पर जब ये मेल न्यूक्लियस एंटर हो जाता है, ये हमारे पास फीमेल का सेकेंड यूसाइड का न्यूक्लियस है, ये हमारे पास जो है वो मेल का न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये सेकेंड डिवीजन करेगा, एक पोलर बॉडी बनाएगा जिसको रिलीज कर देगा और एक फीमेल गैमेट बन जाएगा जी। तो अब ये हमारे पास जो है एक्चुअल में फीमेल गैमेट आ गया। ठीक है जी, और ये मेल गैमेट है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है वो ये सेकेंडरी oocyte है और ये उसका न्यूक्लियस है, ये मेल गैमेट है और ये उसका न्यूक्लियस है। मेल गैमेट का न्यूक्लियस जो है वो सेकेंडरी oocyte के अंदर आ जाता है। जैसे ही अंदर आता है तो फिर ये सेकेंडरी oocyte एक पोलर बॉडी निकालकर अब ये ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, ये दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे, ये जाइगोट बन गया और ये उसका न्यूक्लियस बन गया। ये 2n न्यूक्लियस है जी जाइगोट का। ये सारा फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, ओविडक्ट के अंदर। ठीक है जी, ये सब कहाँ हुआ, यहाँ इस जगह पे। तो अब ये सारा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में बता दिया। यहाँ बन गया जी ये एक, अब मैं इसको रेड कलर से शो कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बन गया जी इन दोनों की मौजूदगी में। अब थोड़ा आगे बना लेते हैं चले। यहाँ बन गया जी ये हमारे पास है 2n यानी जाइगोट। अब ये जाइगोट ऐसे जो है वो जाएगा जी, मूव करेगा इस थ्रू आउट दी ओविडक्ट, मूव करके इसको बाहर निकलना है। ये ऐसे मूव करता हुआ यहाँ पर आएगा और फिर इसी वजाइना के थ्रू ये बाहर आ जाएगा। इस ट्रेवलिंग के दौरान ओविडक्ट के अंदर दैट जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू एग। ये सब कहाँ हुआ, ये मैंने आपको बता चुका हूँ ना पहले, ये ओविडक्ट में होता है। अब इस ट्रेवलिंग के दौरान ये जाइगोट जो है ये एग में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा जी, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ये एग में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास था सेकेंडरी oocyte का सेल साइटोप्लाज्म, और ये उसके दो न्यूक्लियस थे। जब उसने पोलर बॉडी बना ली तो अब ये जाइगोट का न्यूक्लियस है, तो अब इसको हम जाइगोट ही कहेंगे। ठीक है, अब हम इसको जाइगोट कहेंगे, ये जाइगोट का न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ये एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा जी, जाइगोट का जो न्यूक्लियस है ये एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये, और बाकी जो साइटोप्लाज्म है ये कन्वर्ट हो जाएगा योग के अंदर। तो अब हम इसको जो साइटोप्लाज्म है इसको हम कहेंगे योग, जो कि आपके डेवलपिंग जाइगोट के लिए फूड का काम अंजाम देता है। ये हमारे पास है जी जाइगोट, जाइगोट का न्यूक्लियस। फर्दर ये नीचे चलता जाएगा, आगे जाता जाएगा, आगे जाता जाएगा, इसके अंदर इसके अराउंड एक और फूड मटेरियल स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास वो योग आ गया, ये हमारे पास जाइगोट है। अब एक और इसके अराउंड जो है वो एक मटेरियल स्टोर होना शुरू हो जाएगा जिसको आप कहते हैं एल्बुमिन। ये भी इसके पास जो जाइगोट है, डेवलपिंग जाइगोट है, उसके लिए ये फूड का काम अंजाम देता है, इसको हम कहते हैं एल्बुमिन। फिर इसके अराउंड जो है वो लेयर्स बनती हैं, दो पतली पतली सी लेयर होती है, एक को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद एक और शेल होता है जिसको आप कहते हो कैलकेरियस शेल। ठीक है, तो सबसे बाहर जो है, मैं इसको कलर देता हूँ, रेड से कलर देता हूँ, सबसे बाहर जो है वो ये आपके पास होगा कैलकेरियस शेल। मुझे बड़े नाजुक तरीके से बनाना पड़ेगा जी। ये तो वो छिलका होता है, अंडे का जो छिलका होता है ना, मुर्गी का अंडा, तो सबसे कॉमन चीज आप लोगों ने देखा होगा, ये वो है जी कैलकेरियस शेल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैलकेरियस शेल। कैल्शियम से बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से बना हुआ होता है, बड़ा मजबूत होता है, नॉन लिविंग होता है। इस एल्बुमिन और कैलकेरियस के दरमियान दो लेयर्स भी होती हैं जी, जिनको आप मैं तो आपको कहाँ दिखाऊं,
मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे ये कैलकेरियस शेल है, ये एल्बुमिन है, तो इसके ऊपर 2 लेयर चढ़ी हुई होंगी, एक ये, तो ये कहलाएगी इनर शेल, इनर मेम्ब्रेन, ये कहलाएगी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो 2 मेम्ब्रेन्स होंगे, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ बस, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। अंडा बन रहा है ये सारा काम कहाँ हो रहा है जी, ओविडक्ट के अंदर हो रहा है, वो जो आपका जाइगोट तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, और ये सारा काम उसमें हो रहा है। एल्बुमिन लग गया उसके अंदर जो है वो 2 शेल्स बन के लग गए, फिर उसके बाद एक कैलकेरियस शेल बन के लग गया। यहाँ पर एल्बुमिन नहीं आता जी इस हिस्से के अंदर, यहाँ एयर स्पेस कहलाता है ये, एयर सैग या एयर स्पेस कहते हैं। यहाँ पर एयर होती है जिससे वो जो गैसेस एक्सचेंज होता है, वो वाला मामला यहाँ से हो रहा होता है। उसके अलावा यहाँ कुछ आपको टिश्यूज मिलेंगे जिनको आप कहते हो शिलाजा। इनका काम होता है कि ये योग को सेंटर में रखते हैं, ये कहलाते हैं शिलाजा, एंड दैट इज, इनका वर्क क्या है जी, ये योग को सेंटर में रखेंगे। ये एक अंडा बन गया, ये एक अंडे का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर फिर ये अब बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गई जी कहाँ तक की डेवलपमेंट हुई है जी, ये जाइगोट से अंडा बन गया है। अब अंडा बाहर आ गया जी, लेइंग एग, यानी अंडे को आपने बाहर पैदा कर दिया। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये तो हमने भी बात करी है कि हमारे पास जो है वो जाइगोट, पहले ये हमारे पास था फीमेल oocyte, सेकेंडरी oocyte ये था मेल गैमेट, फिर ये थी हुई इनकी आपस में इनका साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन मर्ज हुई, फिर दोनों के न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आ गए, फिर उसके बाद पोलर बॉडी निकली, और अब ये एक्चुअल में एक फीमेल गैमेट बन गया जिसके अंदर मेल गैमेट भी मौजूद है, ये फर्टिलाइजेशन हो गई, ये जाइगोट बन गया। फिर जाइगोट में जो जाइगोट है उसका जो न्यूक्लियस है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, योग बन जाता है बाकी साइटोप्लाज्म। अब उसके बाद तो ये अंडा बना, दूसरी तरफ जाइगोट की भी डेवलपमेंट चल रही है। ये जो जाइगोट है ना, इस जाइगोट को अब हम यहाँ पर जाइगोट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्लास्टोडिस्क, ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क भी कहते हैं इसको। तो जाइगोट क्यों नहीं कह रहे हैं इसको हम, ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क क्यों कह रहे हैं जी, क्योंकि ये जाइगोट नहीं रहा, जाइगोट इज अ सिंगल न्यूक्लियस। जाइगोट जो है वो एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये यहाँ पर काफी डिवीजन कर चुका है, अभी हम फेसिस पढ़ेंगे, स्टेजेस पढ़ेंगे, ये ब्लास्ट्यूला तक आ चुका होता है। ठीक है, अभी मैं आपको स्टेजेस बताऊंगा। तो हमारे पास ये जो जाइगोट होगा, जाइगोट का जो न्यूक्लियस होगा, वो जो है सबसे पहले अपने आप को जो है वो सिलिवेज करके, सिलिवेज की एक स्टेज होती है, वो करने के बाद ये अपने आप को जो है वो ब्लास्ट्यूला, सॉरी मोरुला में कन्वर्ट कर लेता है, मोरुला में कन्वर्ट कर लेता है। फिर मोरुला से फर्दर कुछ कहानी होगी, एक दिन स्टेज आएगी, उसके बाद ये अपने आप को ब्लास्ट्यूला में कन्वर्ट कर लेता है। तो जब तक ये अंडा बना तब तक इसका जो जाइगोट है वो यहाँ तक पहुंच गया, ब्लास्ट्यूला तक। तो अब ये जो डिस्क है आपके पास, ये ब्लास्ट्यूला डिस्क कहलाती है यहाँ पे, ये ब्लास्ट्यूला, इसमें काफी सेल्स मौजूद है, और अब अंडा बाहर आएगा, अंडा ले कर दिया जाएगा, मुर्गी अंडा दे देगी, और यहाँ तक कितना टाइम गुजरा होता है जी, सिर्फ एक दिन, 1 डे, ये सारी कहानी एक दिन की। ठीक है जी, यहाँ तक का एक दिन का कहानी हो जाती है जी यहाँ पर। तो अब अंडा बाहर आ गया है जी, अब फर्दर डेवलपमेंट जो होनी है ना, और अब इस जर्मिनल डिस्क, यहाँ से ये जो जर्मिनल डिस्क है ना, असल में बाकी सारे तो जो है ना वो सपोर्टिव है, यही जो जर्मिनल डिस्क है ये, यानी कि ये वाली, यही जो है वो चूजा बनेगी। तो इस जर्मिनल डिस्क का जो चूजे में कन्वर्ट होने का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो डेवलपमेंट है, अब वो आउटसाइड द बॉडी होगा। तो ये यहाँ तक की कहानी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा है कि हमारे पास जो मुर्गी की जो ओवरी होती है वो एक सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है, जो कि ओविडक्ट में चला जाता है। मैं कोई दूसरा पेन ले लेता हूँ। हाँ, ये हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो मुर्गी की ओवरी होती है एक सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है, जो कि हमारे पास जो है वो ओविडक्ट में चला जाता है। फिर दूसरी तरफ से हमारे पास मेल गैमिट आता है, और मेल गैमिट भी आपके पास ओविडक्ट के उस मकाम तक पहुंच जाता है जहाँ सेकेंडरी oocyte मौजूद है। यहाँ पर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वो मैंने आपको यहाँ बताया कि ये हमारे पास जो है वो एक सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस कहलाएगा। ये मेल गैमेट हो गया हमारे पास। दोनों का सबसे पहले जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्यूज हो जाती है, फिर मेल का जो न्यूक्लियस है वो फीमेल या सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस सेल के अंदर आ जाता है। जैसे ही अंदर आएगा तो अब यहाँ ट्रिगर हो जाता है, सेकेंडरी oocyte जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, पोलर बॉडी रिलीज कर देगा, और ये फीमेल ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये भी फीमेल ओवम है, एन क्रोमोसोम्स होते हैं, ये मेल न्यूक्लियस है, ये एन क्रोमोसोम है। अब ये दोनों न्यूक्लियस मिल जाते हैं, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कह होते हैं जाइगोट। जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर काफी योग स्टोर हुआ होता है, जो उसके लिए फूड है, वही जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट का जो न्यूक्लियस है थोड़े अराउंड साइटोप्लाज्म वगैरह के साथ ही यहाँ ऊपर आ जाता है।
ये जाइगोट आ गया जी, बाकी सारा योग हो गया। उसके बाद ये फर्दर नीचे आएगा, जैसी जैसी ओविडक्ट में ट्रेवल करेगा इसके अंदर फर्दर कुछ डेवलपमेंट होगी, और ये जाइगोट टुगेदर विद योग अब ये एक अंडे में कन्वर्ट जाएगा। कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं अंडे के, ये मैंने आपको बता दिया। 24 घंटे बाद ये पूरा अंडा तैयार होगा और ये बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद सारी डेवलपमेंट इस चीज की होगी, ब्लास्टोडिस्ट की। ब्लास्टोडिस्ट की डेवलपमेंट होगी। इस दौरान ये एल्बुमिन, ये जो योग है, ये है जी योग, ये सारा जो है इसको फूड प्रोवाइड करेंगे। एयर सैक की मदद से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होंगी, शेल्स जो है वो इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है जी, और अब सारा काम आपका यहाँ होना है। तो अब यहाँ से जब ये अंडा ले हुआ है, ये बात जरा याद रखिएगा कि मुर्गी अंडा जब देती है तो उस वक्त इसका जो जाइगोट है वो किस स्टेज तक पहुंच चुका होता है, वो इसकी ब्लास्टुला स्टेज तक पहुंच चुका होता है। यानी कि जब ये जाइगोट बनेगा ना, इसके बाद यहीं से इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट हुआ, तो जाइगोट के बाद ये पहली स्टेज शुरू हो जाती है स्लीवेज, जिसके बाद जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मोरुला के अंदर। फिर मोरुला के बाद दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है, जिसके बाद मोरुला के बाद ये सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टुला में। जब ये ब्लास्टुला में कन्वर्ट होगा, इस दौरान अब ये पूरा एक अंडा भी बन चुका होता है। यानी कि ये जो हमारे पास था जर्मिनल डिस्क, ये अब ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो गई है, और बाकी पूरा अंडा कन्वर्ट हो गया, बन गया। अब ये बाहर आता है, जो फर्दर डेवलपमेंट इसकी बाहर होती है। डेज की बात करें तो एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर जो है आपका जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ब्लास्टुला के अंदर। और इस दौरान जो उसके अराउंड एसेसरीज बनकर ये एक अंडा बन जाता है और ये बॉडी से बाहर आता है। ये सारा काम सिर्फ एक दिन में होता है। उसके बाद मजीद 20 दिन की जरूरत होती है जी। 20 दिन के अंदर आपका ये जो ब्लास्टुला था, अब ये पूरा कन्वर्ट होगा 20 दिन के अंदर इनटू चिक, और फिर उस अंडे में से मुर्गी बाहर आ जाएगी, मुर्गी का बच्चा बाहर आ जाएगा। ये 20 दिन में होता है। अब इस 20 दिन का ये जो डेवलपमेंट है ब्लास्टुला से चिक तक की, इसके लिए इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, तकरीबन 32 डिग्री से लेके 38 डिग्री तक का ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए इस अंडे को। अगर इस अंडे को ये टेम्परेचर मिलेगा तो ही ये 20 दिन वाला प्रोसेस ब्लास्टुला कन्वर्ट इनटू चिक ये हो पाएगा। अगर इससे ज्यादा कम टेम्परेचर होगा तो फिर नहीं होगा। तो फिर इस दौरान क्या करती है जी, मुर्गी जो होती है वो इस अंडे पर बैठ जाती है, ताकि उसको ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है अपनी बॉडी से इसको प्रोवाइड किया जा सके। इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन। नेचुरली मुर्गी जो है अपनी बॉडी के जरिए इंक्यूबेशन करती है, और आर्टिफिशियली भी हमारे पास इंक्यूबेटर्स के नाम से मशीन्स होती हैं, जिनके अंदर ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। हम अंडे को उस मशीन में डाल देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला हुआ होता है, ब्लास्टुला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा चिक में। न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद न्यूट्रिशन मौजूद है। तो अभी इंक्यूबेशन वगैरह ये सब देखते हैं। जब जाइगोट की कहानी देखते हैं, जाइगोट की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की हेडिंग डाल देते हैं इसके लिए हम, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जब जाइगोट तो नहीं हम कहेंगे, इसको हम ब्लास्टोडिस्क कह लेते हैं। ब्लास्टोडिस्क, ठीक है ना, बता चुका हूँ मैं। जाइगोट आपका ऊपर आया हुआ जी, योग के ऊपर, उसको आप कहते हो ब्लास्टोडिस्क। अच्छा जी, अब कहानी कुछ इस तरह है कि हमारे पास ये है जी योग, ठीक है जी, और इस योग के ऊपर ये हमारे पास है ब्लास्टोडिस्क। ऐसे डिस्क शेप की होती है जी, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क। ये जी असल में वो जो न्यूक्लियस मिले थे, वो दोनों मिलकर जो जाइगोट का न्यूक्लियस होता है, वो अपने कुछ अराउंड जो है वो साइटोप्लाज्म वगैरह भी रख लेगा, और वो ये बन जाता है। ठीक है जी, ये कहलाएगी जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क। डिवीजन खाली इसी में ही होती है, योग में नहीं होती। ये योग जो है ये तो कोई सेल भी नहीं है, ये तो फूड है। अब देखिए यहाँ पर स्लीवेज, पहले मैं आपको स्लीवेज बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और कहानी बताऊंगा। अब स्लीवेज क्या होता है जी, अब इसके अंदर तो हम जाहिर बात है, मैंने आपको क्या कहा है, सिर्फ डेवलपमेंट आपकी ब्लास्टोडिस्क में होती है, नॉट इन द होल योग या पूरे अंडे में नहीं होती डिवीजन, सिर्फ यहाँ पर होती है। तो इसलिए अब हम डायग्राम में खाली इसी को बनाएंगे, एनिमल डिस्क को। तो मैं एनिमल डिस्क बना देता हूँ जी। सपोज करें ये हमारे पास एक हमने एनिमल डिस्क ले ली, ठीक है, ये चीज है जी एनिमल डिस्क। अब एनिमल डिस्क में सबसे पहले क्या होता है जी, आपके पास एक लंबाई में लाइन पड़ती है, और आपके पास ये जो एनिमल डिस्क का एक सेल था, ये 2 सेल में डिवाइड हो गया। फिर क्या होता है, फिर ऊपर ही की तरफ एक और हॉरिजॉन्टल लाइन डलती है जी। 3 प्लेन हमने पढ़े ना, एक्स वाई जेड। तो पहले देखें ये ऐसे लाइन डली थी, ये जिससे 2 सेल हो गए। अब ये आपके दूसरी प्लेन में लाइन डलती है, और ये 4 सेल्स हो जाएंगे, 4 सेल। और अब आपकी तीसरी लाइन पड़ेगी जी, और ये तीसरे प्लेन में पड़ेगी जी।
एक्स और वाई में पड़ गया तो आप जेड लगा लें आप। ठीक है जी, तो देखिए पहली लाइन यूं पड़ी थी, 2 सेल बन गए। दूसरी लाइन जो है वो ऐसे पड़ी, 4 सेल हो गए। और तीसरी लाइन अब हॉरिजॉन्टल पड़ेगी जी, और ये 8 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तीन तो जो है वो फिक्स होती हैं जी, कोई सा भी एनिमल हो उसके ये उसकी जो स्लीवेज है उनमें ये 3 लाइनें तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही पड़ती हैं, एक लंबाई में, एक चौड़ाई में, फिर एक जेड एक्सिस के अंदर। और इससे क्या होता है, पहले 2 सेल्स, फिर 4 सेल्स, फिर 8 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बस फिर अनशन शुरू हो जाती है, फिर अनशन डिवीजन होगी, कहीं पर ज्यादा कहीं पे कम, और ये बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे जी। इसको आप कह सकते हैं बॉल ऑफ सेल बन जाएगी। ये जो है ना ऐसे बॉल ऑफ सेल बन जाएगी। जब मैं जरा इसको बना दूं पहले, ये देखिए जी बहुत सारे सेल्स बन गए जी, लाइंस पढ़ पढ़ के ना। ठीक है, मैं तो जरा ये वो बिल्डिंग वाला प्रोसीजर अपना रहा हूँ, आपको पता है किस तरह बना सकते हैं डायग्राम, ठीक है ना। मैं तो अपना टाइम बचा रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। ये ऐसे एक बॉल ऑफ सेल बन जाती है। इस बॉल ऑफ सेल को हम कह देते हैं मोरोला। ये हो गई जी पहली स्टेज, जिसको आप कहते हो स्लीवेज। ये है जी फर्स्ट स्टेज, जिसको आप कहते हैं स्लीवेज। तो हमारे पास जो जाइगोट था वो एक सिंगल सेल था। सबसे पहले उसके अंदर एक लाइन पड़ी, 2 सेल्स बन गए, फिर 2 लाइन पड़ी, 4 सेल्स बन गए, फिर 3 लाइन, तीसरी लाइन पड़ी, 8 सेल्स बन गए। फिर इरेगुलर डिवीजन होती है, जिससे कई सारे हमारे पास वो एक सिंगल सेल जाइगोट अब एक बहुत सारे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, एक मल्टी सेलुलर बॉल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम कह रहे हैं मोरुला। ठीक है जी, तो अगर आप इसको अगर योग के साथ कंबाइन करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको योग के साथ कंबाइन करूँ ना, तो हमारे पास ये योग है, और रेड कलर से हम जर्मिनल डिस्क बना रहे थे, तो हमारे पास जर्मिनल डिस्क यहाँ ऊपर आ रही है ना, ये है जर्मिनल डिस्क। लेकिन इट इज नाउ कन्वर्ट इनटू अ लॉट ऑफ सेल्स, काफी सारे सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो गई है जी। नाउ इट इज नॉट अ सिंगल सेल बट अ बंच ऑफ सेल। अब आप कहोगे कि ये जर्मिनल डिस्क क्या कहलाएगी, ये मोरोला कहलाएगी। ये हो गई पहली स्टेज, जिसको आप कहते हो सिल्यूवेज। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद दूसरी स्टेज के अंदर ये मोरुला कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्ट्यूला में। दूसरी स्टेज में क्या होता है जी, ये जो हमारे पास बॉल ऑफ सेल बनी थी, अब हम खाली सिर्फ वो जर्मिनल डिस्क दिखा रहे हैं जी, ठीक है, वो उसको बनाना बेकार है। तो ये हमारे पास जो बॉल और सेल बनती है ना, अब इसके अंदर जो है वो कुछ सेल्स की यानी कि माइग्रेशन होती है, कुछ सेल्स ऊपर चले जाते हैं, कुछ सेल्स नीचे चले जाते हैं। तो सपोज करें जी ये हमारे पास योग है, और इसके ऊपर वो जर्मिनल डिस्क पड़ी, ठीक है ना, ये योग है हमारे पास, दिस इज योग। और ये ऊपर जर्मिनल डिस्क पड़ी हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स आते हैं। अब उनमें से क्या होता है जी, कुछ सेल्स जो है वो ऊपर की तरफ अलाइन कर जाते हैं, ये ऊपर की तरफ अलाइन कर गए थे, ये वाले कुछ सेल्स ऊपर की तरफ एक लेयर बना लेते हैं, ये मैंने बना दिया आपके सामने लेयर्स। और कुछ सेल्स जो है वो नीचे की तरफ लेयर्स बनाते हैं, ठीक है जी, यहाँ से बनाते हैं। चले, ये एक सेल है, फिर ये एक सेल देखें, ये नीचे की तरफ लेयर बन रही है। सेल्स ने अपने आप को अरेंज किया है जी, 2 लेयर्स के अंदर आप कह सकते हो कि उसने अपने आप को अरेंज कर दिया है। ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको आप कहते हो एपीब्लास्ट, और ये जो नीचे वाली लेयर है इसको आप कहते हो हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट, ठीक है जी। तो हमारे पास जो इतने सारे सेल बन गए थे ना, अब उसके अंदर क्या होता है, बीच में कैविटी सी आ जाती है, और उससे जो है कुछ सेल्स ऊपर रह जाते हैं, कुछ सेल्स नीचे रह जाते हैं। ठीक है, अगर आप उसी बॉल की बात करो तो ये बॉल थे ना, इसमें बहुत सारे सेल्स थे, बहुत सारे सेल्स थे। अब इसमें कैविटी सी बन गई है, ये एक कैविटी सी बन गई है, देखें ये एक कैविटी। और ऊपर हमारे पास कुछ सेल्स हैं, नीचे हमारे पास कुछ सेल्स हैं। हाँ, ऊपर हमारे पास कुछ सेल्स हैं, नीचे हमारे पास कुछ सेल्स हैं, और ये एक कैविटी सी बन गई है, देखें ये नीचे वाले सेल्स हैं, और ये कैविटी बन गई है। तो इसको हम कह रहे हैं एपीब्लास्ट, इसको हम कह रहे हैं हाइपोब्लास्ट। और नीचे बाकी आपके पास ये योग लगा हुआ है, ठीक है, ये योग है। अच्छा, आप नीचे जगह हाइपोब्लास्ट को हाईलाइट कर लें, अगर हम, ये हाइपोब्लास्ट है, या हाइपोब्लास्ट है, तो आप देखें जी हाइपोब्लास्ट कुछ जगहों से तो जो है वो आपके योग से अटैच है, कुछ जगहों से ये फ्री है। इस जगह से और इस जगह से देखेंगे तो ये योग से अटैच है, और अगर इस जगह से देखेंगे तो ये योग से फ्री है। तो जहां से अटैच हुई हुई होती है इसको हम कहते हैं एरिया ओपेका, और जहां से ये फ्री होती है उसको हम कहते हैं एरिया
पेलुसिडा। मैं ऊपर नाम नहीं लिख सकता जगह का, मैं तो मैंने नीचे लिख दिया पेलुसिडा। ठीक है जी, बीच वाला हिस्सा जो है ना जहाँ से ये हाइपोब्लास्ट योग से अटैच नहीं है, इसको आप कहते हो एरिया पेलुसिडा। जहाँ से ये अटैच हुई भी होती है उसको आप कहते हो एरिया ओपेका। अच्छा, ये जो बीच में कैविटी बन गई है जिसकी वजह से आपकी ये दोनों लेयर्स बनी है, इसको आप कहते हो ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील कहते हैं। अब इस स्टेज में ये जो मोरुला था, अब हम इसको कहेंगे कि ये ब्लास्ट्यूला है। अब हम इसको मोरुला नहीं कहेंगे, इसको हम ब्लास्ट्यूला कहेंगे, क्योंकि इसमें कैविटी बन गई ब्लास्टोसील। तो अब ये दूसरी स्टेज थी जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट्यूला, और अंडा इस स्टेज में दिया जाता है। मुर्गी जब अंडा दिया था ना, तो मुर्गी का वो एक जाइगोट इस स्टेज में आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको साइड व्यू भी दिखा दिया, ये मैंने आपको फ्रंट व्यू भी दिखा दिया। सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारे पास योग थी और इसके अंदर ये हमारे पास एक जाइगोट पड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ जी, स्लीवेज हुई, ये योग थी और ये बॉल ऑफ जाइगोट बन गई है जी, जिसको आप कहते हो मोरुला। उसके बाद क्या हुआ जी, ये योग थी हमारे पास और इसके अंदर बीच में एक कैविटी आ गई। ऐसे लगा लेते हैं, यहाँ से अटैच करें, यहाँ से अटैच करें। ठीक है जी, ये देखें, ये बीच में हमारे पास एक कैविटी आ गई है। ये अब ये जो ब्लैक वाले हैं ऊपर, इनको आप कहोगे हाइपोब्लास्ट, और ये जो नीचे ग्रीन वाले हैं, ये जो ग्रीन ऊपर वाले जो, सॉरी उनको मैंने हाइपोब्लास्ट बोल दिया है, एपीब्लास्ट कहलाएंगे ऊपर वाले। ये जो ग्रीन वाले हैं ये हाइपोब्लास्ट कहलाएंगे। ये बीच में जो कैविटी आई है इसको आप कहोगे ब्लास्टोसील। और ये जो नीचे के दो एरिया है, कुछ जगहों से ये जो है ना हाइपोब्लास्ट आपकी अटैच हुई हुई है, इसको आप कहते हो एरिया ओपेका। जहाँ से लूज है उसको आप कहोगे एरिया पेलुसिडा। ब्लास्ट्यूला हो गया जी। अब हम ब्लास्ट्यूला के बाद नेक्स्ट स्टेजेस इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लिए देख लिएगा जी, टॉपिक को रिपीट कर लिएगा, कोई सवाल हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। अल्लाह।